स्वरों को बोलते टाइम ध्यान देंगे कि कहीं पर जीभ दांत से, जीभ तालव्य से, होठ होठ से नहीं मिलेगा। यह सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है स्वर को पहचानने का। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा वर्ण क्या है, अक्षर किसे कहते हैं, लिपि क्या है और उनकी पहचान इत्यादि। यहां पर सीखेंगे स्वर व्यंजन की पहचान और मात्रा प्रयोग। तो सबसे पहला प्रश्न यह है कि स्वर किसे कहते हैं, स्वर की परिभाषा और पहचान बताइए। उत्तर इसका यह है कि वे वर्ण या अक्षर जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जा सकें स्वर कहलाते हैं, या फिर वे सभी वर्ण जिनकी स्पष्ट ध्वनि हो, अर्थात स्वयं की अपनी आवाज हो, किसी दूसरी की सहायता लिए बिना, यानी बिना उधारी के स्पष्ट बोले जा सके, वो सभी वर्ण स्वर की कैटेगरी श्रेणी में आते हैं। कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आहा। अब इनको विस्तार से समझिए। जरा अपने मुंह पर थोड़ा ध्यान केंद्रित करेंगे। अंदर के लिए जो हमारा मुंह है, इसके कुछ खास अवयव हैं जिनके माध्यम से हम अपनी आवाज को निकाल पाते हैं। एक तो हो गया कंठ, अंतः वर्ण जिससे निकलते हैं। दूसरी हो गई सहयोगी हमारी जीभ। तीसरा दांत। चौथा तालव्य, तालु। और फिर हो गया हमारे होष्ठ। तो इन सबको ध्यान में हम बोलेंगे और इन स्वरों को बोलते टाइम ध्यान देंगे कि कहीं पर जीभ दांत से, जीभ तालव्य से, होठ होठ से नहीं मिलेगा। यह सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है स्वर को पहचानने का। बोलिए मेरे साथ। अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, आहा। आप फिर से नोटिस करिएगा। अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, आहा। 13 वर्ण में बहुत सावधानी से बोलिए। और आपने ध्यान दिया होगा कि कहीं पर हमारा होठ नहीं मिला, कहीं पर हमारी जीभ नहीं लड़ी, कहीं पर हमारा तालव्य आपस में नहीं, दांत आपस में कोई प्रयोग नहीं हुआ। यानी कि इन पांचों अवयव से हमने कहीं पर किसी प्रकार की कोई उधारी नहीं ली। ये अंदर से निकल गए, स्वयं की आवाज, स्वयं की स्वस्थ ध्वनि थी, तो इनको हम स्वर कहेंगे। अब इनकी मात्राओं को समझते हैं। छोटा आ, छोटा आ किस लिए कहा जाता है, बड़ा आ किस लिए कहा जाता है, छोटी ई बड़ी, छोटो उ बड़ो उ। इनके प्रति यदि आपका कंफ्यूजन है तो वो भी अभी दूर किया जा रहा हूं। जरा वीडियो में बने रहिए। थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन धैर्यपूर्वक देखिए। किसी भी आपको दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसे छोटा आ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी छोटी आवाज है। अ, जरा सी आवाज है, तो ये छोटी ध्वनि को छोटा आ और इसकी अनंत ध्वनि है आ। कितना भी जाइए आप, ये भी ई जो ध्वनि बोली छोटी है, जरा सी है ना, तो ई, और इसको अनंत तक बोलते रहिए आप। ई कितना भी लंबा ले जाइए, कभी टूटने वाली नहीं है जब तक आपकी श्वास है। बहरहाल छोटो ऊ, अब छोटा ऊ की बात है, इसकी आवाज है ऊ, तो ये जरा सी आवाज है ऊ, और इसको अनंत ऊ कितनी भी ले जाइए, तो ये बड़ा ऊ। अगर छोटा आ और बड़ा आ में, छोटी ई बड़ी, छोटो ऊ बड़ो में अगर आपका कंफ्यूजन था, तो आशा करता हूं 100% आप सहमत होंगे। इसी बात पे लाइक ठोको, सब्सक्राइब भी मारो, अन्य तक शेयर करिए। अब आइए री पर। इस री को इतना हिस्सा इसका मात्रा में प्रयोग करते हैं, जैसे कृष्ण, कृपा, कृपाण। आपको ये अक्षर कहीं भी छपा देखा होगा किताबों में, बच्चों के लिए खासकर पहचान के लिए मैं बता रहा हूं। और जितना भी मैं पढ़ाता हूं अपनी पर्सनल कोचिंग में, अपने प्यारे प्यारे छोटे अपने जो बाल बगीचा है, उनमें जो छोटे छोटे हमारे पल्लवित कुसुम है, उनको हम समझाते हैं कि बेटा ये जब एड़ी वाला ए है तो इस पर एक मात्रा होनी चाहिए, और ये आए तो इस पर 2 मात्राएं, क्योंकि जब भी हम लिखते हैं केला तो एक मात्रा, ध्यान से देखना, और जब हम लिखते हैं कैलाश तब 2 मात्राएं। भैया तो बच्चों को कंफ्यूजन में क्यों रखते हो मेरे महाजन गुरुजनों? जब
किताबों में छपा होता है, इस पर कोई मात्रा नहीं, फिर ये मात्रा कहाँ से आ जाती है? और जबकि ये बच्चे ठीक लगाते हैं, कैलाश हो गया, कैसेट हो गया, या फिर कैमरा हो गया। तो इसलिए बच्चों को कृपया ये जरूर बताएं कि एडी वाली एक मात्रा, ऐनक वाली दो मात्राएं। बहरहाल ओखल, आइए बड़ा आ की मात्रा को समझ लें। छोटी की मात्रा ये रही। पहचान के लिए मैं सिंपल खड़ा हूं, ये मेरा दाहिना हाथ, ये मेरा बायां हाथ। तो बच्चों को बताइए, या फिर बच्चे यदि आप देख रहे हैं तो हमारे डेढ़े हाथ की तरफ से किसी भी अक्षर पर, माना कि ये अक्षर है का, इस पर डेढ़े हाथ की तरफ से मात्रा यूं लगा दी तो ये छोटी की मात्रा हो गई, याद रखना। और इसी अक्षर पर अगर हमने सीधी हाथ की ओर से यूं मात्रा लगा दी तो ये मात्रा हो गई बड़ी की मात्रा। तो आशा करता हूं भविष्य में आप कभी भी मात्राओं के कंफ्यूजन में नहीं पड़ेंगे। तो ये मात्रा हो गई हमारी बड़ी की, यानी छोटी की मात्रा डेढ़े हाथ की ओर से और बड़ी की मात्रा सीधे हाथ की ओर से। छोटू की डेढ़े हाथ की ओर, बड़ू की सीधे हाथ की ओर। लिखी होगी एड़ी पर एक मात्रा, ऐनक पर दो मात्राएं। अब छोटा आ और ओ में अंतर कितना है? सिर्फ मात्रा का। तो इस मात्रा को अलग करें। एक जो डंडा खिंचा है आपका इस प्रकार का, इस डंडे पर एक मात्रा अगर लगा दे तो ओखल की मात्रा, और इसी डंडे पर अगर दो मात्रा लगा दे तो औरत की मात्रा हो गई, औ की मात्रा हो गई। जैसा कि जो चिन्हों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से वर्णमाला याद करवाई जाती है। आ जाइए अनुस्वार और विसर्ग पर। सिर रेखा खींचना बहुत जरूरी है। हमारी देवनागरी लिपि जो हिंदी है, प्रत्येक शब्द पर, प्रत्येक वर्ण पर सिर रेखा खींचना बहुत जरूरी है। तो हमारी छोटी सी बिंदी होती है वो अंग की बिंदी कहलाती है अनुस्वार। और किसी भी वर्ण के आगे दो बिंदी रखी हो यूं तो वो विसर्ग कहलाती हैं, जो कि आहा की आवाज देती हैं। आहा, जैसे नहीं मस्ती में हा 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 आहा करते हैं, तो आहा आहा पक गए खजूर, ऐसा कुछ बताया जाता था, मैं भी पढ़ा हूं। तो ये मात्राओं से संबंधित आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया। अब आइए व्यंजन पर। व्यंजन, इनकी संख्या 36 होती है। व्यंजन में आप कोई भी बोलिए, संस्कृत में शुद्ध होते हैं, इस प्रकार का हलंत लगा होता है, जो कि आधी आवाज होती है इनकी, जैसे क, ख, ग, घ, बहुत महीन, तीव्र, च, छ, ज, झ, ञ। तो इनको अगर हटाएं तब इनमें आ की आवाज आ जाती है। अब इनको आधा अक्षर नहीं बोलेंगे हम, अब ये पूर्ण अक्षर हो गया। कैसे? का, ध्यान देना, आ की आवाज आई। ख, ग, घ, इसमें इसकी पहचान देखिए। मुंह के अंदर जरा ध्यान दें, फिर से आपका ध्यान आकर्षण करेंगे हम अपने मुंह में। क, क, कंठ से बोले जा रहे हैं क, क। जीभ का बीच का हिस्सा तालव्य में लग रहा है। क, ख, ग, घ, पांचों अक्षर जीभ ने बोल दिए। अब च वर्ग में ध्यान देना, आपकी जीभ कहां लग रही है? च, ऊपरी दांत से थोड़ा अंदर जीभ का अगला हिस्सा। च, छ, ज, झ, य, पांचों अक्षर आपने बोल दिए। अब ट, जीभ का, माना कि मेरा ये स्वर है, ये हमारा मुंह है, और ये हमने आपको पिछली वीडियो में बताई थी ये मेरी जीभ है। तो जीभ उल्टी होकर के यहां लग रही है खटाखड़ी, ऊपरी दांत के हिस्से से थोड़ा अंदर, जैसे ट, ट, ठ, ड। जीभ आई, सीधी हुई, ट, ठ, ड, ढ, ण। फटाफट जीभ ने ऊपर अपना संकेत करा तो आप बोल पाए, वरना कोई भी ट्रिक नहीं बोलने का, बोल के दिखाओ। तवर्ग, तवर्ग में क्या है? जीभ का ही प्रयोग है त। इसमें आपकी जीभ का अगला हिस्सा ऊपरी दांत में फटाफट टच मार रहा है। त, थ, द, ध, न। तो ये प्रयास कीजिए, ट्रायल कीजिए, कोई फरेबी नहीं मिलेगी हमारे चैनल पर, हमारे वीडियोस में, एकदम प्रैक्टिकल। पवर्ग, पापा फूफा बिना होठ मिलाए नहीं कह सकते हो, न मानो तो बुला के देखो। आइए, प
होठ मिलेंगे फटाफट, प फ ब भ म, प फ ब भ म। और एक वा होता है, तो इस वाले वा और इस वाले बा में यही अंतर है कि ये ब जब होठ मिले तो बाल चिरा हुआ होगा, होठ ना मिले तो वा होगा। अंतःस्थवर्ण अस्ति, तो ये अंतःवर्ण होगा। वा और बा में अंतर इतना होता है। आइए ऊष्म वर्ण, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में समझा चुका हूं, अंतःस्थवर्ण ये है य र ल व, इसमें किसी विशेष अवयव का प्रयोग नहीं हुआ। ऊष्म वर्ण जो श्वास की तीव्रता से बोले जाते हैं, मध्यम में बीच वाला सा होगा और छोटी सी जब ध्वनि प्रयोग होती है तो छोटा सा कहा जाता है। आइए समझते हैं। मेरा मुंह, ये जीभ, यहीं पर जीभ लग जाए तो शीश, और बीच में लगे तो बीच वाला सा षट, जीभ प्रयोग करो षट, षटकोण, षडानन। और लास्ट में जीभ प्रयोग करें दांत के आसपास निचले हिस्से में सीपी, सीटी, सीस, सीसा, संटी, तो ये हमारा छोटा सा। बड़ी ध्वनि को बड़ा सा, 20 में जब जीभ टकराए तो 20 की ध्वनि, पेट चिरोसा, और सबसे लास्ट में छोटा सा हा। छ त्र ज्ञा, ये संयुक्त अक्षर हैं और ज्ञा नहीं बल्कि ज्या होता है, जा और या, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। टोटल 36 व्यंजन, 13 स्वर बराबर 49। और ये जो है हमारे कुछ सा सजमा सा और रा मिलकर सरा, श्री जी, श्रीमान जी इत्यादि शब्द बोलते हैं। ड और अड़, ढ और अढ़ इत्यादि इन शब्दों को अनुस्वार बिंदी के माध्यम से आगे बनाया जाता है। टोटल 52 अक्षर होते हैं। आशा करता हूं आपने ये वीडियो बहुत ध्यान से सुना, बहुत अच्छे से समझा होगा। उम्मीद करता हूं कोई आपको अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वर व्यंजन की पहचान, आपके मुंह से निकलती आपकी मात्राएं, दाहिने से बाएं, सीधी टेढ़ी कैसी है, वो सारे प्यारे प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाएं, आने वाली नोटिफिकेशन से रूबरू होते रहें। वीडियो यहां तक देखा, बहुत बहुत शुक्रिया।